स्टार्ट करता है कंपनी अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो क्लास 12 है, चाहे वो सीए फाउंडेशन है, चाहे कोई भी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इफ आपके सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स बोल के चैप्टर है, मतलब सबके एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। बेयर मिनिमम 15 to 20 मार्क्स, ऊपर में 25 मार्क्स का वेटेज है। इफ आई टॉक अबाउट क्लास 12 तो अराउंड 24-25 मार्क्स का आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा कंपनी अकाउंट्स। इफ आई टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन, बेयर मिनिमम 15, ऊपर में 20 मार्क्स कंपनी अकाउंट से आएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी अकाउंट्स, इट मींस इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हम लोग सिर्फ इस दो चैप्टर के बारे में बात करेगा कंपनी अकाउंट में। वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स, अनदर वन इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। वी विल नॉट टॉक अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्यों नहीं बात करेंगे? बिकॉज आपके सीए फाउंडेशन लेवल में भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं है, इवन इन क्लास 12 भी आप लोग का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, जितना नोट्स मैं लिखाऊंगा अच्छे से लिखते जाना, कंटिन्यूस उसी टाइम रिवाइज करना। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न, तो वो अपन प्रॉपर्ली याद कर लेगा क्लास के अंदर में। ठीक है, विद द एग्जांपल्स मैं आराम से एक एक करके ड्रिल डाउन करूंगा। इस चैप्टर को तसल्ली से एक एक पॉइंट मेरे साथ करते जाना, जहां पे जिसको डाउट रहेगा पूछ लेना। क्लियर है? सबसे पहले डिस्कस करता है कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या ये टॉपिक इजी है? भगवान राम का प्रसाद से ज्यादा भी इजी है कंपनी अकाउंट्स। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन लेक्चर्स तुम लोग का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ ना, तो उसके अंदर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स ही निकलेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं निकलेगा। इतना स्ट्रांगली हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू डू इट अलोंग विथ मी। जितना जर्नल एंट्री जिस तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान रखना। एक भाई से एक टीम में 11 प्लेयर होता है ना, वैसे ही कंपनी अकाउंट्स की 11 जर्नल एंट्रीज है। इफ आपने वो अच्छे से दिमाग में रख लेना, कंपनी वहीं पे खत्म है। इट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर अ डायरेक्टर और सीईओ और सीएफओ ऑफ अ कंपनी। एक बार आपने सोच लिया कि आपने कंपनी क्रिएट किया है, फिर तो शेयर्स इशू कर ही देंगे। क्या पता कल को घर जाके तुम लोग पापा बोले, पापा ये दुकान उकान छोड़ो, अब सीधा कंपनी खोलेगा, अपन मार्केट में शेयर्स लेके आएगा। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले लिखेगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। और जब आप रिवाइज करोगे तो आपको करना क्या है, ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट चेक करते जाना, क्या सारी चीजें आपको आती है क्या। बेसिक्स अबाउट कंपनी, बेसिक्स अबाउट कंपनी। ठीक है, कंपनी का बेसिक्स के बारे में बात करेगा। इसके अंदर अपने को क्या क्या करना है, दैट इज कंपनी होता क्या है, कितना तरीके का कंपनी अपन इंडिया में बना सकता है, ठीक है, ये सारा अपन डिस्कशन करेगा बेसिक्स के अंदर में। नंबर 2, शेयर्स मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। क्या होता है शेयर्स, कितना तरीके का होता है, इसके कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, वो सारा चीज अपन इसमें डिस्कस करेगा। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में क्या क्या आता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपका शेड्यूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो पूरा एज इट इज जैसा फॉर्मेट है अपने दिमाग में फिट करना है। ठीक है, देखो तुम लोग का तो अभी है सिलेबस में फाउंडेशन वालों, बट स्टिल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है प्रॉपर फॉर्मेट के लिए। ठीक है,
बट देर इज अ वन ऑफ द पार्ट जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सिमिलरली फॉर द क्लास 12 आप लोग का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो आपको वहां पे याद करना ही होगा। बेटर है हम लोग इसी के साथ साथ कर लेगा। issue of shares for cash other than cash. Number 5, other than cash का मतलब काइंडली हो गया issue of shares for cash other than cash. Next point, presentation of share capital in notes to accounts। कि कैसे आप बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो उसके अंदर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करोगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको एकदम प्रॉपरली समझना। बहुत जन इसके अंदर सिली मिस्टेक करते हैं। ये प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, तो जैसा उसमें दिया गया है वैसे ही आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके आना है, ये ध्यान रखना। प्रोराटा अलॉटमेंट, अभी कुछ जरूरत नहीं है ना आपको कैलकुलेटर चाहिए ना बुक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ टाइम तक सिर्फ मुझे सुनोगे और जो जो नोट्स मैं लिखाऊंगा उतना आपको लिखते जाना है। प्रोराटा अलॉटमेंट, forfeiture and reissue of shares। Basic terms such as authorized capital, issued capital, unissued capital, share application, share allotment, share call, calls in arrear, calls in advance, authorized capital, issued capital, unissued capital, share application, share allotment, share call, calls in arrear, calls in advance, share forfeiture, securities premium reserve SPR, securities premium reserve SPR किसका? calls in arrear ARREAR, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अंडरराइटर, अंडरराइटर बताए
कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। एक है कैपिटल रिजर्व और एक है रिजर्व कैपिटल। बाकी ठीक है, विद द टॉपिक्स कुछ नया मिलेगा तो अपन देख लेगा। हाँ हाँ, इतना टॉपिक्स अपने को डिस्कस करना है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर में। एक बार ये हो गया प्रॉपरली अच्छे से तो कहानी खत्म। अब देखो कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग को दो चीज समझना पड़ेगा, एक तो कंपनी क्या होता है और उसका अकाउंट्स का क्या बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कंपनी, व्हाई देयर वाज ए रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी, ये पहले समझना जरूरी है, ठीक है। कंपनी का रिक्वायरमेंट क्यों आया, ये अपना कौन है, ये अपना एक नाग, ठीक है। अकेला आदमी जब अपना बिजनेस करता है तो एक अकेला पर्सन का एक कैपेसिटी है ना, ये हर जगह नहीं जा सकता बिकॉज इसका एक कंस्ट्रेंट है, इसका ब्रेन का एक कंस्ट्रेंट है और कैपिटल का भी। तो ये ज्यादा बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेचारा बोलता है हम अकेला है, हम क्या करेगा, हमको तो बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो बहुत बड़ा बनना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइप के बिजनेस को अपन क्या बोलते थे, इसके लिए बड़ा बनना पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या किया मम्मी पापा ने, कपल बनवा दिया इसको, चिपटी सी आई, ठीक है। तो नाग नागिन दो हो गए, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स बोले तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने दुख दर्द समझा कि हाँ यार तेरा दुख तो बहुत है, तू अकेला ज्यादा नहीं बढ़ सकता, एक काम करते हैं तुझे दो बना दे तो चलेगा। बोलते हाँ दो बनेगा तो अच्छा है, मैं दुकान देखूंगा वो मार्केटिंग देख लेगी, मैं पैसा लगाऊंगा तो वो कस्टमर देख लेगी, ऐसा कुछ हम लोग क्या करेंगे, ड्यूटीज को डिवाइड कर देंगे। सो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हमने क्या बोला, बट यहाँ पे भी अपने कंस्टेंट थे, क्या थे, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बोलता है कल को नागिन ने कुछ किया तो उसका भी मुझे भरना पड़ेगा क्या, बोलता है हाँ, और बोलता है मैंने कुछ किया तो, बोलते हैं हाँ, बिजनेस में जितना पैसा लगाया सिर्फ उतना देना या मेरे को घर बार सब बेच देना पड़ेगा, बोलता है सब बेच देना पड़ेगा। इवन तुम्हारे बिजनेस की 1 रुपए की लाइबिलिटी है और तुम्हारे बिजनेस में पैसा नहीं है तो तुम्हें अपने पर्सनल एसेट को सेल करके पैसा चुकाना पड़ेगा, ये तो उसका टेंशन। दूसरा, क्या मैं अपने बिजनेस के नाम से एसेट ले सकता हूँ क्या, बोलता है नहीं। क्या मैं बिजनेस के नाम से एग्रीमेंट कर सकता हूँ, बोलता है नहीं। तो बोलता है क्या किया आपने फिर हमारे लिए, बोलता है 1 से 2 बना दिया ना, और क्या चाहिए, बोलता है 2 से नहीं है सेटिस्फाइड, चलो 50 बना लो, बोलता है उससे ज्यादा करना हो तो ना, उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रेंट था, इस कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, पहले लेके आई एलएलपी, इसी के अंडर में कंपनीज, कंपनीज के अंडर में ही एलएलपी आ गया। यहाँ पे सपोज कंपनीज आया, अब देखो एक चिट्ठी, दो, तीन, जितना ही बना दो, पूरा खानदान ले आओ, खत्म ही नहीं होगा कभी, ये एंडलेस है, ठीक है। तो सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला अच्छा देयर इज अ कंस्ट्रेंट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, वी गिव अनदर टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच इज नोन एज कंपनी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनी, ठीक है। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कंपनी का मतलब क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में कि यार तुम हमको आज अपना कंपनी दे दो ना, हम अकेला बैठा है बोर हो रहा है घर पे आ जाओ, या फिर हम अकेला ड्राइव कर रहे हैं तुम हमको कंपनी देगा क्या, या फिर हम खाना खाने जा रहे हैं तुम हमारे साथ में खाएगा, इसी को तो कंपनी बोलता है ना, ठीक है। अकम्पनी करना, साथ में चलना, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनीज, फिर हुआ कंपनी से कंपनीज, तो जो ये लास्ट में वर्ड आया पनिस, ये बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड, वहां पे इसको बोला जाता है ब्रेड, ठीक है। तो सब जन मिलके अपने ब्रेड एंड बटर के लिए जो कमाएंगे उसी को बोलता गया कंपनीज, क्लियर है ये वाला चीज। तो कंपनी फॉर्म किया गया। अब कंपनी का फायदा क्या था, देखो जहां पे फायदा है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी है। पार्टनरशिप बिजनेस का ड्रॉबैक क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। उनका अपने नाम से कुछ भी एसेट नहीं हो सकता,
अपने नाम से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स देयर वाज नो आइडेंटिटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कल को कुछ भी होगा किसको पकड़ा जाता था? पार्टनर्स को। कोई भी कांड हो गया, कुछ भी हो गया, किसी के ऊपर केस करना है तो किसके ऊपर होगा? फर्म के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर? पार्टनर्स के ऊपर। इवन किसी एक पार्टनर के डिफॉल्ट की वजह से सारा का सारा पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है ना। बट ये केस कंपनी में नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक नया फॉर्म ऑफ आया। और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं है, ऑप्शनल है। बट कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जब आप इंडिया में एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। और रजिस्टर कहाँ करवाते हो? अपने घर की कॉपी में नहीं ठीक है, एमसीए में जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो वहां पे पूरी की पूरी एक बॉडी है जो आपके ऊपर विजिलेंस रख रही है कि आप कंट्री में कर क्या रहे हो, आपकी कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा प्रॉब्लम। जब आपके ऊपर कंट्रोल होता है तो सामने वाला जो कंट्रोल करता है वो कुछ ना कुछ तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देगा ना। हाँ, आपको सर्टेन लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी इन द सेंस कि आप अपने नाम से यानी कंपनी के नाम से एग्रीमेंट कर सकते हैं, कंपनी के नाम से आप एसेट्स बाई कर सकते हैं, कंपनी को एक सेपरेट स्टेटस दे दिया गया। जैसे आप एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, वैसे ही कंपनी को बोला एक नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी वो भी क्या एक पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ। यानी कल को कंपनी कुछ भी गलत करेगी तो कोर्ट किसको पकड़ेगा? लॉ किसको पकड़ेगा? मालिक को नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? कंपनी को। क्लियर है? तो यानी कंपनी का एक अपना ही स्टेटस है, बट इसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल जनरल मीटिंग? एजीएम। साल में एक बार, और बड़ी बड़ी कंपनी साल में एक बार आपको क्या करना पड़ता है? एजीएम बुलाना पड़ता है। यानी जितने भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी होंगे ना, उन सबको इनवाइट करके आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और पूरे साल भर आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कंपनी में क्या हुआ, वो सारा चीज डिस्कस करना पड़ता है। फिर कॉरम। कॉरम का मतलब एजीएम में प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स होने पड़ेंगे, ठीक है। देन प्रॉक्सीज का रूल। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है? कॉलेज में जाते हो प्रॉक्सी लगाते हो ना, मतलब क्या? आप गए नहीं, उसके बिहाफ में भी अटेंडेंस लग जाती है ना, दैट इज प्रॉक्सी। तो कंपनी में वो भी रूल्स है। तो कंपनी के अपने सर्टेन रूल्स है और थोड़ी रेगुलेशंस टाइट है इन कंपेयर टू द पार्टनरशिप। क्लियर है ये वाला चीज? हाँ, एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। तो क्या भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं हो सकती क्या? है। लॉ के अंदर वो भी प्रोविजन है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंपनी हो सकता है। बट इन इंडिया देयर इज नो सच ट्रेंड। इंडिया में एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यदि मुझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखना होता तो मैं कंपनी बनाऊंगा ही क्यों? इट्स बेटर टू क्रिएट अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। कंपनी तो हम बनाते ही क्यों है? ताकि हम बड़े चोर बन सके। देखो, एक अकेला इंसान ज्यादा को नहीं लूट पाएगा। फिर बना पार्टनरशिप, 2 या 50 जन, वहां पे उन लोग का भी एक लिमिट है, वो भी ज्यादा को नहीं लूट पाएंगे। लेकिन कंपनी जितना बड़ा पेट है, उतना बड़ा पेट है ना उसका कि सबको लूट सकती है, ठीक है। माल्या जी लूट के चले गए ना, सत्यम स्कैम, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। क्या कोई भी स्कैम, कैन यू टेल मी व्हेन अ सिंगल स्कैम जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस करता है वो कभी इतना बड़ा स्कैम कर ही नहीं सकता। स्कैम करने के लिए आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए और कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। क्योंकि कंपनी के बिहाफ में आप जाके एग्रीमेंट्स करते हो। बेसिकली एग्रीमेंट कौन कर रहा होता है? कंपनी ही कर रहा होता है। हाँ, हर्षल मेहता का खुद का फॉर्म था एडवाइजरी फॉर्म, एंड दैट वाज प्राइवेट लिमिटेड। हर्षल मेहता सिर्फ वहां का मालिक था, बट जो उसका फॉर्म था वो तो प्राइवेट लिमिटेड था, कंपनी था वो, उसका जो फॉर्म था, ठीक है। स्कैम करने के लिए बड़ा पेट चाहिए, तो जहां पे स्कैमर्स होंगे वहां पे रेगुलेशंस भी टाइट होगी। सो कंपनीज बेसिकली कुछ नहीं, बड़ा स्कैम करने के लिए आजकल किसी से भी आप पूछोगे ना कि यार मेरे को है ना फंडिंग उठा, जैसे आजकल आप देखो ट्रेंड एक फंड रेज करने का। अभी अभी आपने देखा था फिजिक्स वाला बिकम्स द बिलियनियर कंपनी। कैसे बिकम्स द बिलियनियर कंपनी? नॉट सोल प्रोप्राइटर, राइट। क्योंकि इफ आपको फंड रेज करना है तो कंपनी क्रिएट करना ही पड़ेगा। बिकॉज देयर इज अ नो इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट ऑन अ इंडिविजुअल पर्सन। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं जो एक इंडिविजुअल पर्सन या पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर में पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है।
तो वो क्यों उसका मेंबर बनना चाहेगा। बट कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाँ इसका अपना प्रोसेस है, जब आप बड़े बनोगे तो कैसे आरओसी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत जन क्या करते हैं, कंपनी का एक्सपर्टीज लेने के लिए, कंपनी लॉ का एक्सपर्टीज लेने के लिए सीएस भी करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, दे बेसिकली डील विद द कंपनीज। क्लियर है। तो ये था अपना ओवरऑल सिनेरियो कि क्यों देयर वाज अ नीड ऑफ कंपनी। क्लियर है। अब कंपनी के अंदर में जो एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आपने पढ़ा वो भी कंपनी के अंदर ही रजिस्टर्ड होता है, और भी बहुत सारा कंपनीज होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंपनी, द टाइप्स ऑफ कंपनी सबसे पहले। ठीक है, अब कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, बेसिकली इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, created by law, having separate legal entity with perpetual succession। perpetual succession का मतलब क्या था, कभी खत्म नहीं होगा, इंसान आएगा चला जाएगा, बट कंपनी खत्म होगा क्या, कल को अंबानी जी चले गए तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा क्या, उसके पीछे जो होगा, इवन अंबानी जी का पूरा खानदान खत्म, क्या उसके बाद भी रिलायंस बंद हो जाएगा। सोचो अंबानी पूरे खत्म, क्या स्टिल रिलायंस बंद हो जाएगा क्या, कोई दूसरा अदर देन अंबानी उनके थ्रोन पे आएगा। क्लियर है, ये वाला चीज में, जैसे अभी भी आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज, यदि आप डिलीट करते हो तो स्टारबक्स के जो मेन हुआ है, तो वो कोई स्टारबक्स क्रिएटर नहीं है, बट वो काफी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उनको हायर किया गया है, तो कोई भी बन सकता है कंपनी का मालिक। क्लियर है, सो देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील, कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ठप्पा, 3 इडियट्स में बोलता है ना ठप्पा लगा हुआ होना पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा, सोचो आपके पासपोर्ट में आप इंडियन हो, कैसे पता चलेगा, इंडिया का सील रहेगा ना। आप कोई फॉरेन कंट्री घूम के आए हो, वहां इमिग्रेशन के ऊपर में कैसे पता चलेगा वो कंट्री में हो, जाके आए हो आप, उसका सील रहता है ना, आइडेंटिटी। और कैसे पता चलेगा, एक किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसी कंपनी का है या नहीं है, उस कंपनी का सील। कल को तो कोई भी घर पे बना के दे देगा, राइट। जैसे कि बड़ी बड़ी डिग्री, मैं बोलूं कि सीए की डिग्री एडोब फोटोशॉप करके घर पे ही बना लो, बट उसकी जो सील और सिग्नेचर है वो थोड़ी ना हमारे पास होती है ओरिजिनल, वो तो कहाँ होगा, वही होगा ना। इंडियन रूपी का जो बनने का जो वो है मशीन, तो सबके पास है क्या, वो भी तो एक आइडेंटिटी अपने आप में। सो दैट्स द वे कॉमन सील। कॉमन सील समझ में आया। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यही 4-5 टर्म्स को, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इनको ऐड कर दो तो डेफिनेशन बन गया। एक बार फिर से बोलता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विथ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, बस क्रिएटेड बाय लॉ ऐड कर देंगे उसके अंदर में। क्लियर है, ये है अपना डेफिनेशन ऑफ कंपनी। क्लियर है, इस डेफिनेशन से इसका फीचर्स बनता है, इसी से तो फीचर्स निकल के आए कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट यानी अलग अलग है, इसी से तो फीचर्स बना। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसको ब्रेक कर दे तो अपना फीचर्स बन जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि कंपनी कितना तरीके का होता है। पहला पार्ट क्लियर है कि कंपनी होता क्या है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी वी कैन क्रिएट इन इंडिया। वन इज अनलिमिटेड कंपनी, पहले ही बोला था अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट मीन्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल हैव नो लिमिट ऑन देयर लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब लायबिलिटी में कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन कंपनी बंद होगा, इफ देयर लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, इफ देयर लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, तो पैसा तो देना पड़ेगा। कौन चुकाएगा, मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट सेल करके भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और इंडिया में ऐसा होता ही नहीं। लॉ में प्रोविजन है, आप क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, बट कोई बेवकूफ ही होगा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी क्रिएट करेगा। कंपनी क्रिएट ही कर रहे हैं धोखा देने के लिए, और खुद के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखोगे तो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है।
बट स्टिल प्रोविजन है तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देन लिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अप टू सर्टेन लिमिट। अब लिमिट का मतलब होता है जितने नंबर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स उसके पास है उतना ही। हर एक मेंबर, कंपनी चलता किससे? हु रन्स द कंपनी? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रन्स द कंपनी। कैन यू से मैनेजमेंट आर द ऑनर ऑफ द कंपनी? जैसे कि हु रन्स इंडिया? गवर्नमेंट। इज गवर्नमेंट द ऑनर ऑफ इंडिया? कौन है? सिटीजन्स आर द ऑनर ऑफ इंडिया। जो हम लोग है, हम लोग बोल सकते हैं ना इंडिया हमारा है, बट गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है ना। गवर्नमेंट तो क्या करता है, हमारे बिहाफ में हमने उनको इलेक्ट किया कि हमने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप लोग ही पूरा इंडिया को मैनेज कर लो। बट इससे क्या उन लोग ये बोल सकता है कि हम लोग इंडिया का मालिक है, जो मन चाहेगा वैसा करेगा? नहीं ना। सिमिलरली इज द कंपनी। कंपनी के अंदर में भी क्या होता है, जो ऑनर्स होते हैं उनको अपन मेंबर्स ने, ऑनर्स को मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। And the person who runs the company or who operates the company are known as management and directors. Clear है? Owners, मालिक को क्या बोलेंगे? Members, ठीक है। बट कितने सारे मालिक होते हैं ना, जैसे कि सपोज रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स आपके पास भी होंगे। जो शेयर मार्केट को समझता है थोड़े टाइम बाद समझा दूंगा, ठीक है। शेयर्स होता क्या है, किसी और के पास भी होगा। यदि सपोज लेट्स से सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो क्या मैं रिलायंस कंपनी में जाके मैनेज कर रहा हूँ? क्या नहीं कर रहा हूँ ना। कोई और भी होगा मेरा जैसा जिसके पास रिलायंस का शेयर होगा। जिसके पास रिलायंस का शेयर है वो मालिक है, हिस्सा है मतलब मालिक है। बट जरूरी थोड़ी ना सारे के सारे मालिक कंपनी को मैनेज करे। तो हमने क्या किया, हमने मीटिंग करके जितने भी मेंबर्स है सबने मीटिंग किया और बोला एक काम करो तुम देख लेना, ठीक है। यू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में क्या करना है क्या नहीं करना आप ही डिसाइड करना। बस ईयर एंड में एक बार हम लोगों के साथ मीटिंग कर लेना और बताना कि आपने कंपनी में पूरे साल भर क्या किया, बिकॉज दे हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अस, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट करके वोट करके बोला कि आप लोग मैनेज करो। ये चीज क्लियर है? तो ये हो गया लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मतलब लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द शेयर वैल्यू। जितना उनका हिस्सा है उतनी उनकी लायबिलिटी रहेगी। सपोज मैंने 10 शेयर्स ले रखे हैं तो मेरी लायबिलिटी 10 शेयर्स की। किसी ने 1000 ले रखे होंगे तो 1000। क्लियर है? 1000 है तो 1000। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या है? यस, जितना गारंटी दे रखा है, ठीक है। जिस मेंबर्स ने जितना गारंटी बोल रखा है बस उतना ही पैसा होगा ना। सपोज हम लोग सब मिलके कंपनी स्टार्ट करता है और मैंने सपोज गारंटी दे दिया चलो कुछ भी होगा तो 5 लाख रुपए हम लेके आ जाएगा, आई विल ब्रिंग 5 लाख रुपीज। अब कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी में बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज है, उनको पे ऑफ करना है, तो मैक्सिमम मैं कितना लेके आऊंगा? 5 लाख रुपए लाऊंगा ना। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया आपके पास तो है और लेके आ जाओ, मैं नहीं लेके आऊंगा। भाई बिकॉज देयर इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मैंने जितना गारंटी दिया उतना ही लेके आऊंगा। यू कैन नॉट आस्क मी मोर देन दैट गारंटी, ठीक है। हाँ 5 लाख तक आप मुझे, आई एम एलिजिबल एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू आस्क मी दैट मनी, बट 5 लाख से ऊपर अबव द 5 लाख आप लोग मुझसे नहीं मंगवा सकते कंपनी में। चाहे आप कोर्ट केस कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, इवन चाहे मेरी वजह से डिफॉल्ट हुआ, आई एम लाइबल अप टू 5 लाख ओनली। क्लियर है ये वाला चीज? तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक होता है 1 पर्सन कंपनी, ये क्या है? हाँ यस, पहला बात है एक ही पर्सन होगा। अब देखो बेचारा क्या हुआ, कंपनी बनाने का सपना बहुत जन का होता है, हमको भी कंपनी बनाना है, सरकार में जाके बैठा मैं भी कंपनी बनाऊंगा। अरे तू कैसे बनाएगा रे पगले, तू तो एक है। बोलता मेरे को नहीं पता, मेरे को कंपनी बनाना है, जिद में ही बैठ गया, हट ही नहीं रहा। तब फिर हमने उनको बोला जा तू भी खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी, 1 पर्सन कंपनी बना ले। बोलता मैं अकेला कंपनी बना लूंगा? हाँ तू अकेला कंपनी बना लेना, क्या मैं बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी बना लूंगा? थप्पड़ मार, नीचे आ, नीचे नीचे। 1 पर्सन कंपनी मतलब छोटू सी कंपनी तेरे को बनाने का स्टेटस दे रहे। तेरे को चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहना, कोई बात नहीं, पार्टनरशिप नहीं रहना, कोई बात नहीं, कंपनी चाहिए ना, देता हूं मैं तुझे कंपनी का स्टेटस, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। वहां पे क्या है, कैपिटल और टर्नओवर का लिमिट्स है।
ठीक है, सर्टेन लिमिट से ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकता एंड सर्टेन लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर भी नहीं हो सकता, बिकॉज आप स्मॉल हो ना, एक अकेले आदमी हो, कितना बड़ा कंपनी बना लोगे। तो 1% कंपनी के सर्टेन लिमिट्स रहेंगे जो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। क्लियर है? एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? यस, क्या चीज? यस, 51% या उससे ज्यादा, ये ध्यान रखना, 50% नहीं है वहां पे, 51% है। ठीक है, 51% और उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग यदि किसी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मिला के भी चलेगा, देन सच कंपनी इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। इवन सोचो एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी अपना ए है, ए कंपनी का 51% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ए कंपनी का 51% स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये कंपनी क्या हो गया? गवर्नमेंट कंपनी हो गया। ए कंपनी ने क्या कर रखा था पता है? बी कंपनी को खरीद रखा था। इवन दिस बी कंपनी बिकम्स गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ दैट कंपनी। ए कंपनी का सब्सिडियरी है बी, ए ने बी को खरीदा था, क्या गवर्नमेंट ने 1 रुपए भी उसमें इन्वेस्ट किया? क्या नहीं किया, बट यहाँ पे होल्डिंग गवर्नमेंट का भी आ गया। गवर्नमेंट ने तो किस पे खरीदा है? ए को खरीदा है ना, ए गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ऑटोमेटिकली बी भी आपका गवर्नमेंट कंपनी हो गया। दिस इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तब आपका वो बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आया? कितना कंपनी किया हमने अभी तक? अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड, 1% गारंटी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और एक होता है फॉरेन कंपनी। नहीं, 50% नहीं हो सकता, 51% ही होना पड़ेगा। ठीक है, सपोज 100 शेयर्स है और इफ आपके पास 50 शेयर्स है, देन ऑल्सो दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, आपके पास 51 शेयर्स होना ही पड़ेगा। क्लियर है? 51% होना ही पड़ेगा, नॉट मोर देन 50%, देयर इज 51% या उससे ज्यादा, लॉ में ऐसा लिखा हुआ। क्लियर है? एंड अदर कंपनीज इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब नहीं, फॉरेन कंपनी का मतलब किसी को आइडिया? यस, जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है। पहला बात तो ये, वो इंडिया की है ही नहीं, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कहाँ हुआ होगा? इंडिया के बाहर। ठीक है, लेकिन उसको 2 कंडीशंस फुलफिल करना होता है टू गेट अ स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी, बिकॉज इंडियन लॉ में फॉरेन कंपनी के अलग प्रोविजंस है, उनको अलग अलग काम करना होता है। ठीक है, तो वहां पे 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो क्या करना पड़ेगा? विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एक तो इंडिया में उसका बिजनेस होना पड़ेगा एंड बिजनेस को ऑपरेट भी करना पड़ेगा। खाली ऑफिस खोल देने से नहीं होगा, आपको बिजनेस चलाना भी पड़ेगा इंडिया में, तभी जाके आपको फॉरेन कंपनी का स्टेटस मिलेगा और फॉरेन कंपनीज को जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है वो सारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और वर्ड नहीं है, एंड वर्ड है, मतलब दोनों कंडीशन। एक तो आपको प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, चाहे आप खुद आके खोलो, एजेंट के थ्रू खोल लो, इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे अमेजोन। ठीक है, अमेजोन का हेड ऑफिस तो बाहर ही है ना, बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट कर रहा है एंड ऑपरेट करना पड़ेगा बिजनेस यहाँ पे। सिर्फ ऑफिस खोल देने से आपको हम सारा पावर नहीं दे देंगे फॉरेन कंपनी वाला। कल को तो कोई भी फॉरेन कंट्री से आएगा, हमारे यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस लेके खोल देगा कि आपके कंट्री में हमारा बिजनेस है। अरे बिजनेस होने से नहीं होगा, आपको वो बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला गवर्नमेंट ने? बिकॉज इफ हम किसी आउटसाइडर को अलाउ करते हैं तो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए ना। इफ वो खाली फॉर्मेलिटीज के लिए, टैक्स बेनिफिट्स के लिए यदि वो ऑफिस खोल के बैठ जाएगा तो कोई फायदा है क्या हमारा कंट्री का? तो हम लोगों ने उसको बोला कि तुमको यहाँ पे धंधा भी करना पड़ेगा, धंधा करेगा तब तुमको फॉरेन कंपनी का स्टेटस है, वरना हमारे यहाँ के काम करोगे जो एक फॉरेनर के साथ ट्रीट किया जाता है वैसा ही तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ये वाला चीज? तो ये होता है मेरा फॉरेन कंपनी। तो फटाफट जितना हमने पढ़ा अभी तक, डेफिनेशन ऑफ कंपनी पढ़ा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal,
टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, एक होता है स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, ठीक है, छोटी छोटी स्टार्टअप्स। वो क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं, ठीक है, बताऊंगा व्हाट इज पेड अप कैपिटल, बट विच मे एक्सटेंड टू, वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है, एंड टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट टर्नओवर को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट अप टू 100 करोड़। टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा चला गया ना, तब यू कैन नेवर एंजॉय द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, बिकॉज स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इन सब कंपनीज को सर्टेन रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट से, बिकॉज बोलते हैं आप छोटे मोटे लोग हो, आपके पास कहाँ से मैन पावर होगा, आप तो छोटी मोटी कंपनीज चला रहे हो। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, ये सब के पास क्या है, बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो उन लोग कोई भी काम कर सकते हैं ना, बट एक स्मॉल कंपनी बेचारा धंधा चलाए या लॉज एंड रेगुलेशंस का वो करे, कंसिडरेशन करे, पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए। वो बोलता है या तो मुझे बिजनेस करने दो, या तो एक काम करता हूँ मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, आप नए नए फॉर्म्स निकालते जाओ, मैं उसी को पूरे साल भर भरता जाऊंगा, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं, एक स्मॉल कंपनी के लिए मेन प्रायोरिटी है बिजनेस रन करना, तो उन्होंने क्या किया, सर्टेन रिलैक्सेशन दे दिया। अच्छा ठीक है, आप ये मत करना, ये मत करना, लिस्ट है, तो एक कंपनी को क्या क्या करना होता है उसकी अपनी लिस्ट है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट डिलीट कर दिया, अच्छा ठीक है ये सब मत करना, एग्जाम्पशन है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि बहुत सा कोई कमजोर बच्चा होता है, किसी को तो हम बोलते हैं नहीं पूरा चैप्टर करके लेके आना है, अच्छा ठीक है तुम 10 क्वेश्चन भी कर लेगा तो बहुत है, तो दैट इज व्हाट, रिलैक्सेशन। तो वही चीज स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये सब कंपनीज को रिलैक्सेशन दिया गया। क्लियर है। तो अभी पूरा का पूरा पहले आराम से एक एक करके अपन क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट 1 on 1, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करोगे। यस, सबको लिखना है, सबके लिए रिक्वायर्ड है ये, क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, इवन फॉर द सीए स्टूडेंट्स एंड क्लास 12, सबके सिलेबस का पार्ट है, ऐसा कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एंड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यहां तक आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इतना नोट्स लिखना हुआ। नाउ सी, जो मेजर ट्रेंडिंग कंपनीज है इंडिया में, वो एक प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, अनलिमिटेड, ये सब बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी, बहुत कम है इन नंबर्स, बट जो मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज इंडिया में है, दैट इज इधर इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। नाउ अंडरस्टैंड कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिस्टिंग्विश क्या है, यहीं से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां पे मिनिमम कम से कम 2 मेंबर्स तो होना ही पड़ेगा, एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी में द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200, whereas in case of public company minimum कितने मेंबर्स चाहिए, 7, and maximum there is no limit। नाउ नाम में ही समझो, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट का मतलब क्या है, आइसोलेटेड टाइप, अपना अपना सोचेगा वो, और पब्लिक का मतलब क्या, इन जनरल, इन जनरल यानी ऐसा कंपनी जहां पे सिर्फ अपने ही लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उसको अपन प्राइवेट कंपनी बोलता है। ऐसा कंपनी जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसको अपन पब्लिक कंपनी बोलता है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी, कैन बी अ नॉन लिस्टेड कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन, जिसका शेयर्स लिस्टेड है ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे लिस्टेड है, तो वो क्या एक लिस्टेड कंपनी हो गया। यदि कोई ऐसा कंपनी जो लिस्टेड नहीं है अभी तक, उसको अपन बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। जैसे कि स्विगी, स्विगी लिस्टेड नहीं है, क्लियर है। इन्फोसिस, ये भी लिस्टेड नहीं है, सॉरी ये भी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है ना, स्विगी अनलिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद बायजूस, बायजूस लिस्टेड है क्या, लिस्टेड नहीं है, बट उसके अंदर भी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है वो, तो दैट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी का बात करें तो कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी, रिलायंस, एमआरएफ, इंफोसिस, टाटा, एसबीआई,
विप्रो, आईसीआईसीआई, ये सारी कंपनीज क्या है, लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उनका शेयर्स हम लोग आराम से ट्रेड करते हैं, तो उसको अपन बोलता है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और एक होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी ऐसी पब्लिक कंपनी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। क्लियर है? जैसे कि एनआरएल, अपने यहाँ पे एनआरएल का बड़ा सा वो बना हुआ है ना, पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बना है, तो एनआरएल एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, बट स्टिल वो लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में उसको ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसको अपन बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लियर है? हाँ हाँ, गवर्नमेंट ऑन करती है, और जहां गवर्नमेंट ऑन करती है वहां पब्लिक का पैसा आ गया। गवर्नमेंट के पास पैसा आया कहां से? पब्लिक से, तो यानी पब्लिक इंटरेस्ट हो गया ना वहां पे, सो इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो। क्लियर है? तो कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, वेयर एज इन पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी के अंदर में हम लोग पब्लिक से इनविटेशन नहीं मंगवा सकते पैसे के लिए, बिकॉज वो क्या है, प्राइवेट है, जितने मेंबर्स है बस आप लोग ही आपस में देखो। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक वी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। मतलब जैसे कि कोई भी नया आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है ना, कोई भी नया कंपनी, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले पेटीएम आया, आईआरसीटीसी आया, एलआईसी आया, ठीक है, एलआईसी का आईपीओ आया था ना, तब आपके घरों में भी पेरेंट्स लोगों ने बोला था एलआईसी के शेयर्स ले लेते हैं, राइट? बट ठीक है, सक्सेसफुल नहीं था, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो पैसा कभी डूबेगा नहीं, वैसा वाला कंडीशन है, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मिलता जाएगा। बट वो क्या है, वहां पे कंपनीज कर क्या कर रही है, कंपनीज पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो और उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, बट इट कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, ओनली आपके मेंबर्स के बीच में ही पैसा लो। क्लियर है ये चीज? आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। थर्डली, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आप अपनी मर्जी से अपना जो हिस्सा है, आपका जो शेयर है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में। ऐसे आपको थोड़ा सा मीटिंग करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज आपको किसी से पूछना पड़ेगा क्या? कल आपने सपोज शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो आज के आपको अंबानी को फोन करके पूछना पड़ेगा क्या, अंबानी जी मैं वापस अपने 10 शेयर्स बेच रहा हूँ, बेच दूं क्या? ऐसा नहीं होगा ना, आप बेच दो, यू आर फ्री टू ट्रांसफर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यू, आप जब मन चाहे जितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहे बेच सकते हैं। क्लियर है? देयर इज नो वेरिएंस। मैक्सिमम मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कट कैमरा एक्शन, ठीक है, दोज हु मैनेज द कंपनी, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस जो देता है। हर एक मूवी के अंदर भी तो डायरेक्टर होता है ना, जो मूवी बनाता है, राइट? सिमिलरली हमारी लाइफ भी तो एक मूवी है, कंपनी भी एक मूवी है, उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो कम से कम प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स आपको चाहिए ही चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आपसे डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 है। फिर रेस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होने पड़ेंगे, यहाँ मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। कोई भी इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान का नाम आप देखोगे, यदि उसके पीछे में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, इट मींस दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? एंड इफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके नेम के लास्ट में वर्ड लिमिटेड लगाया हुआ है, देन इट इज अ पब्लिक कंपनी। समझ में आया? हाँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल ले लो, बड़ी जो मैरियट होटल्स बड़ा बड़ा चेन है उसका, तो ठीक है, मैरियट होटल्स क्या है? मैरियट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें कोई पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ। वो जो छोटे मोटे लोग है ना, मतलब जो मालिक है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, ठीक है। लाइफस्टाइल वाला जो स्टोर्स नहीं है शॉपिंग के लिए, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, वो कोई पब्लिक लिमिटेड नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। आप कभी भी अब आसपास या फिर कोई भी सिटी कहीं पे भी घूमो ना, ऑब्जर्व करना दुकान के नाम,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ऑब्जर्व करना। इफ नाम के पीछे में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब ओ इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना रखा है, और किसी के नाम के पीछे में वर्ड लिमिटेड मिल जाए ना, तो ध्यान रखना ओ ये तो लिमिटेड कंपनी है। फिर देखना शेयर मार्केट में, ओहो ये तो शेयर मार्केट में है ही नहीं, मतलब ये नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। इफ शेयर मार्केट में मिल गया उसका नाम, मतलब वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। क्लियर है ये वाला चीज? मैरियट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लिमिटेड क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड होता तो वर्ड यहाँ लिमिटेड यूज नहीं होता। यस, बीकानेर असम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है वो, तो इट इज ए कंपनी बट इट इज ए प्राइवेट कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि अपना पतंजलि क्या है, पतंजलि इज ए पब्लिक कंपनी, उसके पीछे में वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, अनलिस्टेड है, शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो रखा। क्लियर है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी क्या होता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। अनलिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में जिसका ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और लिस्टेड मतलब जिसका शेयर मार्केट में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट है, उसमें किसी भी पब्लिक का पैसा नहीं है। हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ द, पतंजलि ने उसको एक्वायर कर रखा है। So Patanjali is a holding company, Ruchi Soya is a subsidiary company. तो subsidiary company is a listed company, but है तो separate legal entity। खरीदने से क्या हो गया, रुचि सोया आज भी separate legal entity है। ठीक है, अब देखो ये था, मेरे को पढ़ना था सबसे पहले कंपनी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड द टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कंपनी क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate legal entity with perpetual succession and a common seal। ठीक है, इसी डेफिनेशन को ब्रेक करोगे तो आपका फीचर्स बन जाएगा कंपनी का। क्लियर है? उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्या क्या पढ़ा, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक के अंदर में भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। वन पर्सन कंपनी को दो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, एक तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा, और उसका टर्नओवर एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख बट इट मे बी इंक्रीज्ड बट अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ कैपिटल के केस में 10 करोड़। क्लियर है? एंड टर्नओवर ऑफ अ प्रीसीडिंग ईयर है वहां पे, ध्यान रखना एवरेज नहीं है वहां पे 3 साल का, वहां एक ही साल का बोला है कि आपका कोई भी साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकता है अप टू 100 करोड़। दैट वाज योर डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। क्लियर है? देन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ा। नाउ ये तो था ओवरऑल कंपनीज, कंपनी होता क्या है, कितना तरीके का होता है, ये था कंपनी। अब तो मेरे चैप्टर में भी तो दो ही नाम है, एक है कंपनी और एक अकाउंट्स। कंपनी के बारे में तो समझ लिया, अब बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, यानी इस कंपनीज को क्या क्या अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11 में पढ़ा था आपने कि उसके अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और चेंजेस इन इक्विटी होता है। बस यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यही है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। बस इतना ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। यानी कभी भी किसी कंपनी के पास गवर्नमेंट नोटिस भेजे ना, काइंडली प्रोवाइड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शो अस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो गवर्नमेंट से अलग अलग नहीं बोलेगा कि तुम मुंह उठा के अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेके चले गए। गवर्नमेंट इससे बोलेगा नहीं, फिर से मेल नहीं करेगा कि आप अपना बैलेंस शीट भी लेके आओ। इट इज इंप्लाइड व्हेन दे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब दे आर आस्किंग फॉर यू
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 चीज उन लोग तुमसे मंगवा रहे हैं। क्लियर है? हाँ, छोटा मोटा कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है, जैसे 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन सबको एग्जेम्प्ट कर दिया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। बट जितना भी बड़ा कंपनी है, इट इज कंपलसरी दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है? सीए वालों, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू विल बी गेटिंग टू लर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 सीए इंटर में। 12th वालों तुम लोग का तो रहेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बुक है उसके अंदर में तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 8 मार्क का रहता ही है। क्लियर है? तो लिखेंगे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, लिखना तो है ही, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना नहीं है, बनता कैसे। ठीक है, बंद कर दें। रुक जाओ। ठीक है, अब ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब ये जो कंपनी की जब बातें आती है ना, मैंने बोला ना कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप जो बनाओगे, जो आप ट्रेडिशनल बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, वैसे नहीं होगा। वहां पे तो टी शेप बनाते थे, राइट हैंड साइड में एसेट लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिख दिया। ठीक है, और वहां कंपेरेबिलिटी नहीं था, कंपेरेबिलिटी एकदम ही नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया, और ये फॉर्मेट किसके अंदर है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट है और पार्ट 2 के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस है। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पे, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल और कौन सा पार्ट है। उसके बाद अपन आराम से फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, सेक्शन नहीं पूछते आपसे, सेक्शन इज नॉट कंपलसरी, बिकॉज अपने तो क्या मुनीमगिरी सीखना है, यहाँ लॉ नहीं सीखेंगे कि पूरा सेक्शंस भी याद करो, उसकी जरूरत नहीं है, वो लॉ में। ठीक है, और एक पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान रखना, एवरी पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। जरूरी नहीं है, अभी डिस्कस किया था, बट एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। जैसे बाइजूस इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी बट इट इज अ पब्लिक कंपनी। स्विगी, ड्रीम 11 जो तुम लोग देखते हो जहाँ पे सट्टा खेलते हो, सट्टा मतलब सट्टा है नहीं, बट इट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, टीम बनाते हो, पैसा जीतते हो, तो ड्रीम 11 भी क्या है, इट इज अ पब्लिक कंपनी बट इट इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। Now see, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने को इसका फॉर्मेट पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्ला अभी तक आप लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते तो थे, कुछ बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनते था क्या, टी शेप में, क्या करते थे आप लोग, बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनता है, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी। बैलेंस शीट दो तरीके से बनता है, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाती है, बट फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स वगैरह इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी प्रीफर करती है। लिक्विडिटी मतलब जो सबसे पहले पैसा आ जाएगा उसके पास में। तो टी शेप में क्या करते थे अपन, एक होता था नॉन करंट एसेट एंड देन करंट एसेट, नॉन करंट में फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड अदर। ऐसे करके करंट एसेट में आप दिखाते थे डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल्स, इस तरीके से दिखाता था तुम लोग। फिर इधर में क्या करता था, नॉन करंट लायबिलिटी, यही करते थे ना। हाँ, अभी आएगा तो धीरे धीरे, हौले हौले। ये था सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में, आप ऐसा ही बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, पार्टनरशिप होता तो एक से ज्यादा कैपिटल हो जाता, उन सबके नाम आ जाते थे अपने पास में, तो इस तरीके से बैलेंस शीट। बट इस बैलेंस शीट के सर्टेन ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इसमें अमाउंट का कितना कॉलम होता था, एक ही होता था ना, एक लायबिलिटी का और एक एसेट का। बट एक बात बताओ, व्हाई वी प्रिपेयर बैलेंस शीट टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और हमारा इन्वेस्टर हमारा चेहरा देख के तो पैसा इन्वेस्ट करता नहीं है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल देख के करता है। इफ हम उसको सिर्फ आज की बैलेंस शीट देंगे तो वो कुछ प्रेडिक्ट कर पाएगा क्या,
उसको क्या चाहिए, उसको लास्ट ईयर का भी डेटा चाहिए ना, ताकि वो कंपेयर कर सके कि बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, बिजनेस का ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा है। अनटिल एंड अनलेस एज ए इन्वेस्टर यू कैन नॉट कंपेयर। जैसे कि सपोज मेरे को किसी को हायर करना है जॉब पे, तो मैं क्या करूंगा, उससे उसका प्रीवियस वर्क प्रोफाइल मांगूंगा ना, कि पहले तुमने कहाँ काम किया, कितने आवर्स का काम किया, पहले क्या सैलरी मिलता था, वहां पे तुम क्या क्या काम करते थे, वहां पे रेगुलर थे या नहीं थे, वो सारे डेटा लूंगा ना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट पर्सन विल बी फिट और नॉट। इफ मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सपोज किसी कंपनी ने क्या किया है, करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है, बट until unless I don't know the past of the company, क्या मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊंगा क्या? सोचो, हो सकता है लास्ट ईयर बहुत बड़ा लॉस था एंड लॉस जेन्युइन रीजंस की वजह था, और इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो एबनॉर्मल रीजन की वजह से प्रॉफिट हुआ है। हमने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में पढ़ा था ना, उस रीजंस की वजह से कोई प्रॉफिट हो गया है। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, गलत इन्वेस्टमेंट कर दोगे और आपका पैसा डूबने का चांसेस है ना। तो ये जो बैलेंस शीट था ना, ये यूजफुल नहीं था इन्वेस्टर्स के लिए। उनको नहीं समझ में आता था कि यार क्या करूं मैं, कि एसेट है ठीक है अच्छी बात है, बट पास्ट कैसा था। बिकॉज वॉट एवर यू डू इन द लाइफ, आप किसी की कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज अपने लाइफ में करते हो, आप फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, फ्यूचर सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो। बट व्हाट यू डू इन प्रेजेंट, यू सी द पास्ट, कि पीछे कैसा था, कॉलेज का रिजल्ट कैसा था, या फिर कमेंट्स कैसे थे, वो सारा चीज आप देखते हो ना। सिमिलरली कंपनी में भी वही चाहिए था। तो ये कंपेरेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर डाला। बट दैट टू फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस। व्हाई? बिकॉज उसमें इन्वेस्टर्स नहीं होते, उसमें तो जो मालिक होता है वही पैसा लगाता है ना, तो उनको पता रहेगा कि उनकी पास परफॉर्मेंस क्या है। बट कंपनी के केस में बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं, उन लोग तो कंपनी में आके कंपनी को रन नहीं करते ना, उनको कंपनी के बारे में नहीं पता। तो टू गिव देम अ बेटर इंफॉर्मेशन एंड बेटर प्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट ने क्या क्या फॉर्मेट चेंज किया एंड प्रिस्क्राइब किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 फॉर पार्ट 1 में बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कंपेरेबिलिटी लाने के लिए हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये जो प्रेजेंट फॉर्मेट है ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से ना। अब वर्टिकल फॉर्मेट बना दिया उन्होंने, बोला जब आपको अमाउंट के 2 कॉलम चाहिए, तो सोचो कितना गंदा लगता यदि वो फॉर्मेट ऐसा बनाते। तो यानी आपको A4 पेज को बड़ा करना पड़ता, A4 साइज तो A4 साइज रहेगा, उसको तो बड़ा नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने थोड़ा सा स्लाइट अमेंडमेंट किया, उन्होंने बोला एक अच्छा आपको 2 फिगर्स चाहिए, ठीक है हम देंगे, ये सारा डिलीट कर देते हैं हम आपके लिए, इस टाइप का फॉर्मेट हम आपके लिए हटा देते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? बोलता अब एक काम करना, आप लोग को क्या होता है, लाइबिलिटीज और एसेट, ये 2 ही चीज दिखाना है ना। तो एक काम करना, पहले लाइबिलिटीज दिखाना, मैं आगे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, वो अभी बता दूंगा। बोलता पहले लाइबिलिटीज शो करना, और यदि मैं आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दे दूं तब चलेगा क्या? इस तरीके का फॉर्मेट आपको प्रिस्क्राइब कर दिया गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट। नोट नंबर लेजर फोलियो नहीं है, वो नोट नंबर है। अब इसमें अपन करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर लिख सकते हैं। नाउ वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं, हम जस्ट समझ रहे हैं कि नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्यों आया, ठीक है, टू डेवलप द कंपेरेबिलिटी। अब सोचो लास्ट ईयर मेरे कंपनी में एक नॉन करंट लाइबिलिटी था, करंट ईयर में 100 करोड़ और लास्ट ईयर 250 करोड़। एज ए इन्वेस्टर शुड आई बी इम्प्रेस्ड और नॉट? आई विल बी इम्प्रेस्ड। लास्ट ईयर कंपनी का एक नॉन करंट लाइबिलिटी था 250 करोड़ तक का, और अब वो रीपे होने के बाद बचा है सिर्फ 100 करोड़। आई विल बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि इसका मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी पैसा कमा रहा है, तभी तो ये कम हो रहा है ना, राइट। आई विल बी हैप्पी। सोचो, लेकिन मेरे पास कंपेरेबिलिटी है, तभी तो एज ए इन्वेस्टर आई कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। लेकिन ये कंपेरेबिलिटी नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक हाथ में करंट ईयर का बैलेंस शीट, दूसरा हाथ में। और कभी बैलेंस शीट देखना, बड़ी बड़ी कंपनीज की इतनी मोटी मोटी नोटबुक होती है, ठीक है, वो जो, तो फिर तो और हो गया, ढूंढते ही रहो उनका कौन सा पेज में क्या है। सो कंपेरेबिलिटी डेवलप करने के लिए नया फॉर्मेट आया। क्लियर ये चीज, वर्टिकल फॉर्मेट है,
ठीक है, दिखाना एसेट्स और लाइबिलिटीज है। क्या करते हैं, पहले लाइबिलिटी सारा लिख देंगे एंड उसके बाद एसेट्स लिख देंगे। बात तो एक ही है। जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड में छोड़ दिया, जो राइट था उसको उठा के लेफ्ट के नीचे लेके आ गए। राइट, पहले तो ये था राइट साइड में एसेट, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, तो उसको वहीं छोड़ दिया, उठा के उसके नीचे चिप दिया एसेट्स को, वो जगह खाली हो गई। जगह खाली होते अपने को एक्स्ट्रा कॉलम मिल गया और पेज भी प्रॉपर बन गया। सो दैट वाज द न्यू फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट। ठीक है, अपने को प्रॉपर बैलेंस शीट एज इट इज याद करना है, क्योंकि अब देखो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, तो बैलेंस शीट को आप बदल नहीं सकते, आप अपने हिसाब से उसमें खेली मेली नहीं करोगे। उसमें जितने आइटम्स दिए हुए उतने आइटम्स ही आप लिखोगे, अपने तरफ से एड ऑन नहीं कर सकते। आपको कुछ भी एड ऑन करना है देन यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। आप बैलेंस शीट के बाहर, क्योंकि आप बैलेंस शीट को बल्कि मत बनाओ, बिकॉज बैलेंस शीट सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके इन्वेस्टर्स और दूसरे यूजर्स के लिए भी है। एंड बियॉन्ड इंडिया जितने लोग हैं वो भी अपनी प्रेजेंटेशंस को देख रहे हैं। इफ कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी हमारा बैलेंस शीट देखेगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए ना। तब आप क्या करते हो पता है, जैसे कि यहाँ लिख दिया डेटर्स, डेटर्स का एक वैल्यू लिख दिया। यू वांट टू नो इस डेटर्स में कौन कौन है। ठीक है, कंपनी किसको किसको सेल करती है, सबसे बड़ा डेटर कौन सा है। तो इफ आपको ये डिटेल जानना है ना, तो बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट में आप सारे डेटर्स के नाम मत लिखो, वरना बैलेंस शीट इतना बड़ा बन जाएगा, बैलेंस शीट तो छोड़ो वो एक नोट का तरह लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, नोट नंबर, यहाँ पे एक नोट नंबर डाल देंगे अपन। एंड वर्किंग नोट जैसे बनाते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चन में, वैसे ही बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट बनता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये ध्यान रखना। एक दो बार कोर्ट केस हुआ है जहां पे बोला गया कि बैलेंस शीट के फेस में नहीं दिखाई दे रहा था, उसने बोला नोट्स टू अकाउंट है, और यूजर्स को लगा कि नहीं ये तो हमारे साथ इनजस्टिस है, आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, उसने कंपनी पे केस कर दिया। एंड द केस वाज रिजल्टेड इन फेवर ऑफ द कंपनी, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन साफ साफ बोलता है नोट्स टू अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका गलती था कि आपने सिर्फ बैलेंस शीट का फेस देखा। इफ आपको डिटेल्स चेक करना था तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स रीड करना चाहिए था। कंपनी ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, कंपनी ने एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ डिस्क्लोज किया है। क्लियर है। सो नोट्स टू अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। कोई भी इंफॉर्मेशन इफ बैलेंस शीट के अंदर तो जस्ट ग्रॉस फिगर आता है, सिर्फ एक टोटल फिगर आता है, उसका जो बाइफर्केशन होता है, जो ब्रेकअप होता है, वो सारा का सारा नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। क्लियर है ये वाला चीज। और अपने सिलेबस में सारे नोट्स टू अकाउंट्स नहीं सीखना, अपने को तो सिर्फ एक ही नोट्स टू अकाउंट सीखना है, दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, दैट इज शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप में कैपिटल ही बोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग नाम से। एनपीओ था तो उसके अंदर तो वैसे भी प्रॉफिट एंटिटी नहीं है, तो उसको अपन कैपिटल फंड बोलते थे। कंपनीज, कंपनीज के केस में हम लोग इसी कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, यानी मालिक का पैसा। जितने ज्यादा मालिक उतने ज्यादा पैसा, उसी को अपन बोलता है शेयर कैपिटल। क्लियर है। तो अभी पहले अपन है ना बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद करने का कोशिश करेगा। अभी हो गया वेल एंड गुड, घर पे जाके आपका काम है ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट नोट डाउन करने का। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं उतारना है, बट फेस ऑफ द बैलेंस शीट आपको पूरा का पूरा कॉपी में उतार के रखना है। आपको 12 वालों बाद में काम आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब करेंगे ना फिर से वही याद करना है आपको। एंड सीए वालों आपसे भी रहेगा, बिकॉज अभी याद कर लोगे तो इंटर में रोना नहीं होगा। बिकॉज इंटर के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, वहां पे कुछ एक दो चैप्टर छोड़ दो पार्टनरशिप वगैरह, बाकी सब में कंपनी से रिलेटेड है, और आपको पार्ट शेड्यूल 3 का ही फॉर्मेट वहां बनाना पड़ेगा। तो वहां जाके आपको बहुत कम लोग होते हैं जो सिखाते हैं, याद करवाएंगे। क्लियर है। तो अपन फोकस करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। सबसे पहले देखो पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ऊपर में कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी कंपनी का नाम है, एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो। क्या चीज, कंपनी का क्या चीज, नहीं लिखोगे तो चलेगा कॉपी में ना, आप लोग नहीं उतार के चलेगा, बट आप लोग को उतारना है। ठीक है, कंपलसरी है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, रिलेटेड टू शेयर कैपिटल है, वो नोट्स टू अकाउंट्स मैं खुद बनवाऊंगा आप लोग को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च आ जाएगा, रुपीज इन लैक्स है तो लैक्स हो जाएगा, करोड़ है तो करोड़ हो जाएगा, ये सारा चीज है। अब देखो ये इतू सा ही बैलेंस शीट है,
अभी भी आपने बोला था क्या क्या होता है भैया, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं और करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। टी शेप में भी आपने यही बोला था ना, लाइबिलिटी साइड में एक कैपिटल होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, और एसेट साइड में क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स एंड यही होता है ना। तो वही चीज किया इन्होंने भी, उठा के क्या कर दिया, नीचे लेके आ गए लाइबिलिटीज के। अब देखो यहाँ पे याद कैसे करोगे, जो जैसा हेडिंग्स है, देखो इनको अपन हेडिंग्स बोलते हैं, आई एम मार्किंग हेडिंग्स विद द रेड, ये सारी हेडिंग्स है, ये मेन हेडिंग्स बोला जाता है बैलेंस शीट की। ठीक है, इसके नीचे में जो कुछ दिया गया है उसको अपन बोलता है सब हेडिंग्स, इसके नीचे जो दिया गया है वो है सब हेडिंग्स। तो 12 वालों तुम लोग से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको सर्टेन पॉइंट्स लिख देंगे और बोलेगा हेडिंग और सब हेडिंग बताओ, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक है कॉलम नोट नंबर का, अभी हमने देखा था कि नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग को बनाएंगे तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा। देन फिगर्स एज एट एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ये क्या हो गया, करंट ईयर का, और ये क्या हो गया, नाउ देयर इज अ कंपेरेबिलिटी, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको याद करें तो करें कैसे, ठीक है। सबसे पहले मालिक का पैसा कैपिटल, मालिक को बोला जाता है कंपनी के केस में शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, मिल जाएगा, तो फोटो क्यों चाहिए, तुम्हारे बुक का ही तो पार्ट है। हाँ सेम फॉर्मेट, तो इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट चैप्टर जब बुक में खोलोगे उसमें लास्ट में मिल जाएगा ये। अभी नहीं लिखोगे चलेगा, घर पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अपन को मेन है पूरा प्रॉपर्ली याद करने का। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या है अपने पास में, सबसे पहला है शेयर, मालिक का पैसा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। मालिक ही एक ऐसा इंसान होता है जिसको एकदम भी शर्म नहीं होता है, एकदम भी नहीं होता है। आप जाओ कभी, एम्प्लॉय को बहुत जरूरत है ना छुट्टी की, इतना सेल्फिश है ना, अभी तो नहीं होगा यार, अभी इतना काम है, तुम अभी छुट्टी मांगने का बात कर रहे हैं। उनको एकदम शर्म नाम का चीज ही नहीं, वो समझते ही नहीं है कि क्या मजबूरी है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, अपना पैसा, मेरे कंपनी में पैसा आना चाहिए, राइट। तो क्या है, मालिक को क्या नहीं है, शर्म नहीं है। तो शेयर होल्डर को बोले तो शर्म नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ शर्म, इंग्लिश में, हिंदी में SRM, इसको बस हिंदी में बोल दो शर्म। ठीक है, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हो गया शेयर होल्डर फंड का कहानी खत्म। शेयर होल्डर को क्या नहीं है, शेयर होल्डर कौन होता है, मालिक, मालिक को क्या नहीं है, शर्म नहीं है। S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी अपना मोटिव क्या है, सिर्फ इस फॉर्मेट को दिमाग में फिट करने का। इसमें से जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ ये है, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, जो हम लोग कंपनी अकाउंट्स में बनाना सीखेगा। क्लियर है, लेकिन आगे चल के मेरे को जब बैलेंस शीट चाहिएगा तो आई जस्ट वांट कि हम लोग बैलेंस शीट अभी हाथ के हाथ याद कर ले, अभी किया हुआ बाद में काम आएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड समझ में आया। फिर ये एक है जो ना तो बेचारा फाउंडेशन में कहीं काम आता है ना 12th में काम आता है, शेयर एप्लीकेशन अलग ही छोड़ दिया इसको बिरादरी में, इसका सब हेडिंग भी नहीं दिया। हाँ वही, इसको सब हेडिंग भी नहीं दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो इसको अपने को बेसिक वैसे को याद नहीं रखना है। ठीक है, हाँ क्या चीज, किसका फॉर्मेट, अच्छा मतलब ये पूरा, हाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हाँ आता है बहुत बार, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली याद, अपना क्या है, सबसे पहले कैपिटल था, कैपिटल में सबसे पहले कौन है, मालिक, मालिक को क्या बोलेंगे कंपनी में, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है, शेयर होल्डर को क्या नहीं होता, शर्म नहीं होता। एस फॉर शेयर कैपिटल यानी उनका पैसा, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है वो, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नाउ शेयर वारंट्स क्या होता है, जैसे एक वारंटी कार्ड होता है ना, वारंटी कार्ड का मतलब क्या है, कल को कुछ खराब हो गया तो हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे, वैसे ही शेयर वारंट होता है। जब कंपनी
किसी शेयर होल्डर को, मतलब किसी मेंबर को शेयर्स इश्यू नहीं कर पाती है, तब उसको क्या करती है, वारंट्स दे देती है कि हमारे पास अभी शेयर्स तो है नहीं, आप एक काम करो, कंपनी के वारंट्स ले लो, फ्यूचर में आपको शेयर्स मिल जाएंगे इसके अगेंस्ट में। ठीक है, उसी को बोला जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कंपनी को पैसा मिला, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, एंड इट इज अगेंस्ट शेयर वारंट्स, दैट इज मनी फ्यूचर लायबिलिटी, के फ्यूचर में शेयर्स देना पड़ेगा, एंड शेयर्स देती वो मालिक बन जाएंगे, इसीलिए उनको मालिक की कैटेगरी में रखा, दैट इज शेयर होल्डर फंड। देन सेकंड वन ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। कोई भी जगह आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे इफ आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, जैसे अभी अभी हिमंत बिस्वा सर ने डिक्लेयर किया था ना, कोई भी टीचर्स जो एग्जाम हुआ है इफ पास नहीं हुए तो उनका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये भी वही है, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन तो ले लिया, पैसा तो ले लिया, और अभी तक उनको शेयर्स नहीं दिया है, शेयर्स देना बाकी। अलॉटमेंट करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसके लिए एडवांस देते हो उसको, और उसको जब तक आपका घर आपके हाथ में अलॉट नहीं हो जाता तब तक क्या है, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट या फिर हाउस मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है। वैसे ही कंपनी में क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी को पैसा मिल चुका है, शेयर्स देना बाकी है। क्लियर है ये वाला चीज। नाउ कम्स जो मेजर रहता है अपना, क्या था, कैपिटल वाला पार्ट खत्म। कैपिटल में तीन चीज आ रहा है मेरे पास में, कैपिटल में यहाँ पे कंपनी में कैपिटल के केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करेगा, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर तीन चीजें सरम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, अब आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी इज अवर डॉल। ठीक है, डॉल चुलबुली तो है बट क्या करे, है तो नॉन करेंट ही, लॉन्ग टर्म तक चलेगी ना। तो डॉल, यहाँ पे कौन है अपने साथ में, डॉल। नॉन करेंट लायबिलिटी में मेरे साथ आई डॉल। ठीक है, डॉल में बस एक चीज ध्यान में रखना है, एल को आगे लेके आ जाना। ठीक है, डॉल में डबल एल है, एल आगे आ जाएगा। ठीक है, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नहीं ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यही सीक्वेंस में आपको बनाना पड़ेगा, इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ऐसे नहीं है कि आपने अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहले लिख दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाद में लिख लिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर है, आपको इसी तरीके में सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो डॉल का एल पहले आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, डॉल ने क्या किया, टॉस। ठीक है, डॉल क्या करेगी, टॉस करेगी, टॉस का भी एस आगे आ जाएगा। ठीक है, डॉल क्या करेगी, टॉस करेगी, तो टॉस का एस आगे आ गया, एस बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी फॉर ट्रेड पेबल्स, जिसको आप लोग क्रेडिटर्स बोलते थे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ही हो गया ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इन दोनों को मिला दो तो नया नाम आ गया ट्रेड पेबल्स। ठीक है, पहले तो हम लोग अलग अलग करके दिखाते थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अब दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है ये चीज। देन अदर करंट लायबिलिटीज, ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म था, यहाँ शॉर्ट टर्म है, बस इसकी जगह एक नया नाम आया, यहाँ पे भी अदर है, यहाँ पे भी अदर है। वो लॉन्ग टर्म था और यहाँ क्या है, शॉर्ट टर्म बोल दो या करंट बोल दो, बात एक ही है। यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन और यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, तो अभी तक लायबिलिटी साइड में चार मेजर हेडिंग्स है, चार मेजर हेडिंग्स है। वन इज शेयर होल्डर फंड, नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नंबर थ्री नॉन करेंट लायबिलिटीज, नंबर फोर करंट लायबिलिटीज। ये चार ही मेजर हेडिंग्स है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेड्स है। शेयर होल्डर को क्या नहीं है, सरम, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है,
अब जिसको शर्म नहीं है तो डॉल को तो है शर्म, लेकिन ठीक है, तो डॉल क्या बोलती है? डॉल बोलती है L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D फॉर deferred tax liability, O for other long term liabilities, L for long term provisions। ठीक है, डॉल बोलती है मेरे को शर्म है, मैं टॉस करके देखूंगी। ठीक है, डॉल ने किया टॉस, टॉस का एस आगे आ जाएगा, S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T फॉर ट्रेड पेबल्स, O फॉर अदर करंट लाइबिलिटीज या फिर अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, देन S फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टोटल हो जाएगा, कहानी खत्म। ये हो गया लाइबिलिटी। अब डॉल ने किया टॉस, क्यों? क्योंकि डॉल थी कंफ्यूज, डॉल को लगा था बहुत भूख, पैसा तो हाथ में है, मालिक है, मालिक की डॉल थी, पहले तो शर्म नहीं था, फिर उसने बोला कि मैं तो डॉल हूं, मेरे को भूख लगी है, पैसा हाथ में है, अब मैं करूं क्या? एक तरफ पैसा, एक तरफ भूख। मालिक है तो लालच आता है इस पैसे को इन्वेस्ट करके और कमाऊं, और बिजनेस में लगाऊं और कमाऊं, लेकिन पेट बोलता है बेशरम मेरे को तो कुछ खिला दे, राइट? तो डॉल कंफ्यूज्ड है कि मैं इस पैसे को कहीं पे रख के कमा लूं या इस पैसे से खाना खा लूं। ठीक है, तो डॉल ने बोला, टॉस किया, टॉस करके आया कि नो लॉन्ग टर्म एफडी, कि छोड़ो एफडी वेफडी कुछ नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। और क्या खाती है वो? चीटोस। खाती भी क्या है? सिटोस। ठीक है, चीटोस नहीं खाती, वो क्या खाती है? सीटोस। ठीक है, लोकल माल है उसका खुद का, कंपनी का। चीटोस तो ब्रांडेड है, वो नहीं खाती है, वो पैसा भी तो बचाना है। तो डॉल ने टॉस क्यों किया? बोलती है नो लॉन्ग टर्म, कि एफडी वेफडी छोड़ो, पैसा नहीं कमाना, क्या करना है मुझे? सीटोस खाना है, सीटोस। ठीक है, बताऊंगा स्क्वायर जहां करना है मेरे को, सीटोस खाना है उसको। ठीक है, नो लॉन्ग टर्म एफडी। ठीक है, अब देखो एफ फॉर फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एफ सबसे पहले अपना नॉन करंट एसेट्स में क्या आता था? फिक्स्ड एसेट्स ही आता था ना, जिसके अंदर आप टेंजिबल और इंटेंजिबल दिखाते थे। नाउ फिक्स्ड एसेट्स का नाम बदल के इन लोग क्या बोलने लग गए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, फिक्स्ड एसेट ही है। क्लियर है? तो क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट्स आ गया। सपोज ये फिक्स्ड एसेट है जिसके अंदर में एक आया टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल, यही है अपना टेंजिबल। हाँ वही, कोई बात नहीं, वो फिक्स्ड एसेट्स ही हेडिंग होता है, उसके अंदर में ये सारा चीज चलता है। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में कौन सा एसेट होता है? एक होता है टेंजिबल, इंटेंजिबल। आजकल टेंजिबल को बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इंटेंजिबल हो गया। उसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बिल्डिंग बन रहा है, पूरा बना नहीं, आधा अधूरा बना है, तो उसको हम लोग पूरा तो बिल्डिंग बोलेगा नहीं ना, बन जाएगा तो अपन क्या बोलेगा? टेंजिबल एसेट है वो मेरा। और जब तक नहीं बना उसको अपन क्या बोलता है? टेंजिबल एसेट अंडर प्रोसेस, या फिर क्या बोल सकते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बात एक ही है, टेंजिबल एसेट अंडर प्रोसेस या फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बात एक ही है। क्लियर है ये चीज? एंड देन इफ आप टेंजिबल एसेट बनाते हो, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वैसे हम इनटेंजिबल एसेट भी तो डेवलप करते हैं। बहुत सारा रिसर्च चलता रहता है। कोविड जब आया था तो हम लोग को सीरम बनाना था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जो बना ओवर द नाइट तो नहीं बना ना। तो जब वो बन रहा था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कोई आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो, ठीक है, आपको कोई नई मशीन बनानी है, तो इसके कितने सारे प्रोटोटाइप्स बनाते हो ना आप, कुछ बनता है कुछ नहीं बनता, फिर आप कुछ नया इनोवेटिव सोचते हो, राइट, वो करते जाते हो, लेकिन वो सारा कॉस्ट, जितना मेहनत आपने किया वो सारा भी तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना एसेट का। क्लियर है? तो उसको अपन बोलता है इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसमें कोई खर्चा थोड़ी ना लग रहा है, बस वो तो अप्रूवल के लिए बैठा, जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तुम उसको एसेट भी नहीं मानते इंटेंजिबल। पेटेंट इज कंसिडर्ड एज एसेट, इंटेंजिबल एसेट ओनली वंस द अप्रूवल इज रिसीव्ड। जब तक अप्रूवल पेंडिंग, मतलब वो तुम्हारा है ही नहीं। क्लियर है? जैसे कि कोई मेडिसिन बना रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो तुम, ठीक है, वो सारा चीज हो गया तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर
डेवलपमेंट। क्लियर है? तो फिक्स एसेट्स में दो तरह का फिक्स एसेट्स है, एक टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल आधा अधूरा बना हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इनटेंजिबल एसेट्स आधा अधूरा हुआ है तो उसको अपन लोग बोलेगा अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? एफ फॉर फिक्स एसेट्स हो गया। फिर नो में देखो, एन फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एन फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर पीछे चले जाएंगे, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट। ये था आपका नो लॉन्ग टर्म एफडी। पहले पीछे से स्टार्ट किया हमने, पहले फिर आगे फिर पीछे चले गए, फिर आगे फिर ये लास्ट। क्लियर है? तो ये था अपना एसेट का नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले क्या है, फिक्स एसेट्स, जिसके अंदर में टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? उसके बाद में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसको क्या है, बोलता है एफडी तो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, सीटोस खाएगा। क्या चीज? नो में से ओ उठा लेगा ना, नो था ना वो, तो वो ओ उठा लेगा अलग से। लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म ही रहने दो। ठीक है, ये हुआ। देन कम्स अवर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सीटोस। अब सीटोस के अंदर में क्या प्रेशर लग रहा है, सीटोस कितना अच्छे से बोले था। अब उसका खुद का कंपनी का प्रोडक्ट है तो सी में प्रेशर देना पड़ेगा, प्रेशर देते ही स्क्वायर आ गया उसके ऊपर में। ठीक है, तो सी स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई फॉर इन्वेंट्रीज, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। फिर अगेन एक सी आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या करना है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट याद करके रखना है। एक बार फिर से ट्राई करता है, फिर तुम लोग इसको घर पे उतार के पूरा प्रॉपर्ली 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। एक बार लायबिलिटी से स्टार्ट करता है। लायबिलिटी में 4 मेजर हेडिंग्स है और एसेट्स में 2 मेजर हेडिंग्स है। लायबिलिटी में 4 कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, बस इतना ही है। अब शेयर होल्डर को क्या नहीं है, सरम, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर, एम फॉर शेयर वारंट्स। फिर सेकंड वाले में कुछ है ही नहीं, अकेला ही छोड़ दिया उसको। नॉन करेंट लायबिलिटी में डॉल का एल आगे आ जाएगा तो क्या होगा, एल फॉर, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म या फिर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी चलेगा। देन एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, डॉल ने क्या किया, टॉस का एस आगे आएगा तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, डॉल ने टॉस किया, क्यों, क्योंकि नो लॉन्ग टर्म एफडी, बोलते लंबे समय के लिए एफडी छोड़ो, अपन क्या खाएगा, सीटोस खाएगा। ठीक है, तो नो लॉन्ग टर्म एफडी में एफ फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना तरीके का है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ठीक, हाँ ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एफ हो गया, देन एन फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर। ठीक है, देन करंट एसेट्स। करंट एसेट में सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई फॉर इन्वेंट्रीज, टी फॉर, सी फॉर, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। दैट वाज योर बैलेंस शीट, जो आपको याद होना चाहिए। 2-3 बार ऐसे बोलोगे
क्योंकि इफ एग्जाम में आया तो एज इट इज आपको यही कॉपी पेस्ट छाप के आना पड़ेगा। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तभी आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको एकदम सीक्वेंस पता है किस क्या क्या हेडिंग्स था, उसके अंदर में कौन सा सब हेडिंग्स है, और बाकी इसके अंदर जो ड्रिल डाउन करना है वो अपन बाद में करेगा। इस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को ब्रेक करेगा। जो नोट्स टू अकाउंट सीखेगा, ड्रिल डाउन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे अपन। क्लियर है? दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक बार टाइम दो अपने आप को, एक दो बार और रीड कर लो। अब देखो, जैसे ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वैसे ही शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बना। अभी तक आप लोग क्या करते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन करके अपन क्या करते थे, अदर इनकम्स ऐड करके एक्सपेंसेस माइनस करते थे, तो क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग और पीएनएल को मर्ज कर दिया। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दोनों एक साथ में ही बनेगा। ठीक है, इनकम को एक साइड कर दिया और सारा एक्सपेंसेस को एक साइड कर दिया, एंड सेम वर्टिकल फॉर्मेट है टू डेवलप है कंपेरेबिलिटी, ताकि इजीली कंपेयर हो सके। बिजनेस में दो ही चीज होता है, एक होता है जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सेल्स। ठीक है, यानी एग्जाम में उसको अपन क्या बोलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस किया, यानी जो आपका बिजनेस है उससे जो आप अर्न कर रहे हो उसको अपन बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली नथिंग, इट इज नेट सेल्स। ये कुछ भी नहीं है, नेट सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब नेट सेल्स। ठीक है, एंड आपको वो जो बैलेंस शीट और पीएनएल है, जब आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर करोगे वहां पे भी काम आएगा। सारे के सारे रेशियोज बैलेंस शीट और पीएल से ही बने गए और उन्हीं को इंटरप्रेट करने के लिए रेशियो वाला चैप्टर बना गया, तो ये फिर से आपको वहां पे भी काम में आएगा। क्लियर है? तो अब देखो इनकम में क्या है, सबसे पहले जो बिजनेस करने का पर्पस, जैसे सपोज वी आर डूइंग ए स्टेशनरी ट्रेडिंग बिजनेस, तो स्टेशनरी सेल करके जो पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसको छोड़ के और भी तो इनकम आता है बिजनेस में, डिस्काउंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट हो सकता है, लॉटरी इनकम हो सकता है, बहुत सारा इनकम हो सकता है बिजनेस में, उसको अपन बोलते हैं अदर इनकम। ठीक है, तो दो ही तरह का है, इनकम को दो पार्ट में बांट दिया, एक मेरा सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बाकी बिजनेस का अदर इनकम। तो ये हो गया मेरा टोटल इनकम। नाउ कम्स एक्सपेंसेस। आपने अभी तक जो टी शेप पढ़ते थे ना, उसमें एक्सपेंसेस को दो पार्ट में सेग्रीगेट होता था, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तब आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब भी आता था ना। अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इसी में कंपाइल कर दी गई है। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस का पार्ट बन गया तुम्हारा। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो पार्ट नेट वैल्यू होना चाहिए ना, उसको उन्होंने एक्सपेंस का ही पार्ट बना दिया। ये वाला ध्यान रखना। तो एक्सपेंस का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये एक्सपेंस का पार्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये मटेरियल कंज्यूम का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करता है वो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स, यानी फैक्ट्रीज में ज्यादा काम आएगा ये, ट्रेडिंग बिजनेस में ये आएगा नहीं। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देन है परचेजेस। बिजनेस में हम लोग पहले भी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखते थे ना, तो वो परचेज आ गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बना बनाया सामान खरीदा सेल करने के लिए। हम हमारे फैक्ट्री में या फिर हमारे बिजनेस में उसको डेवलप नहीं कर रहे, हमने जस्ट खरीदा सेल करने के लिए, उसको अपन बोलता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है, पहले ट्रेडिंग में आप क्या करते थे, डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। डेबिट क्रेडिट पार्ट तो हट ही गया ना इस फॉर्मेट के अंदर में, तो उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। और यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है चेंजेस इन इन्वेंट्री, नॉट चेंजेस इन स्टॉक, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बिकॉज इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है,
वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये सारा स्टॉक भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने वाइडर डेफिनेशन यूज किया इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जब यहाँ किया, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसमें भी रॉ मटेरियल को कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑलरेडी हमने ऊपर कंसिडर कर लिया। कंज्यूम कैसे निकाला आपने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का तो प्लस माइनस वहीं पे ही हो गया, तो ये रॉ मटेरियल का तो कहानी खत्म। अब बिजनेस में बचा क्या? फिनिश्ड गुड्स। नहीं, यहाँ मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। यदि एक फैक्ट्री है तो उसका ओपनिंग स्टॉक में तो रॉ मटेरियल भी तो होगा, जरूरी थोड़ी फिनिश गुड। फिनिश गुड सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में होता है। सपोज तुम्हारे बिजनेस में फिनिश गुड्स ही होगा, क्योंकि तुम क्या करते हो? हाँ, सभी हो सकता है, जैसे फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी हम ऊपर कंसिडर कर चुके हैं ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ही। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया ना। और चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर से क्यों लेंगे? जो एक बार हो चुका है उसको फिर से थोड़ी ना वैल्यू लेंगे उसका, वो तो जा चुका। अब बचा मेरे पास फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स का मतलब जो आपने अपनी फैक्ट्री में डेवलप किया है, बना बनाया रेडी है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश्ड, आधा अधूरा बना हुआ है। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो आपने बाहर से परचेज किया है डायरेक्टली सेल करने के लिए। यानी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में रॉ मटेरियल भी होता है, फिनिश्ड गुड्स भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा चेंजेस इन इन्वेंटरी। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। कहानी कैसे चलता था ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इधर में सेल्स, इधर परचेज। क्या अभी तक ये चार आइटम्स आ चुके हैं क्या? ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री बोल के, ठीक है। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परचेज मतलब परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज भी आ चुका। अब बचा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम। इतना साइड ही तो होता है, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। तो अदर इनकम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, क्या है वो? अदर इनकम में रहेगा वो। अब बचा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। उन्होंने हेड्स बता दिया कि आपको जहां समझ में आए उधर डाल देना। जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसको आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाओगे। एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे पीएफ है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट वगैरह, कोई भी आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो। डिवेंचर्स भी बताऊंगा क्या होता है। डिवेंचर इश्यू कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट देना होता है आप लोग को, तो वो सारा फाइनेंस कॉस्ट है। मतलब लोन लेने के लिए आपका जो जो खर्चा लगा है और उसके ऊपर जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट कम्स अंडर फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कोई भी फिक्स एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, और इनटेंजिबल एसेट है तो उसको अमोर्टाइज बोलते हैं। टेंजिबल एसेट के लिए टर्म यूज होता है डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए टर्म यूज होता है अमोर्टाइजेशन। तो वो आ गया। अब इनको छोड़ के बाकी बिजनेस के जो भी एक्सपेंस मिले आपको, उसको आप अदर एक्सपेंस का कैटेगरी में डाल देना। इसको छोड़ के कोई भी एक्सपेंस यदि आपको मिला तो वो अदर में डाल देना। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है जो हमने हमारी फैक्ट्री में डेवलप किया है, जो हमने हमारी फैक्ट्री में डेवलप किया है लेकिन अभी सेल होने के लिए नहीं गया, उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जो हमने बाहर से बना बनाया फिनिश्ड गुड्स खरीदा है जस्ट टू सेल, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? जैसे पतंजलि करती है, पतंजलि सारा इन हाउस थोड़ी बनाती है, कुछ तो डायरेक्ट बाहर से खरीद के ही बेच रही है तुम लोग को। बस वहां क्या हो रहा है? लेबलिंग और नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपको, यही आपकी सब हेडिंग्स है और यही आपकी हेडिंग्स है। इसके अंदर में आपको आपके क्वेश्चंस आएंगे, कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस लिख देंगे और बोलेगा बताओ किसमें क्लासिफाई करोगे आप लोग।
तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, कौन सा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, कौन सा चेंजेस इन इन्वेंट्री वाला पार्ट रहेगा, और वो भी इसी सीक्वेंस में, और फॉर्मेट आया तो इसी सीक्वेंस में बनाना है। हाँ, फिनिश्ड गुड्स बाद में नहीं, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ही बोलते हैं हम उसको, स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोलते। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ट्रेडिंग बिजनेस, जो अपने बिजनेस में टर्म यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन स्टॉक इन ट्रेड। बट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमेशा यही बोलता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता स्टॉक इन ट्रेड अपने बुक्स में। हाँ, जो जैसे कि सपोज आसपास तुम जितने भी बिजनेस देख रहे हो, ये सारे रीसेलिंग पर्पस के लिए बिजनेस चला रहे हैं, तो इनके पास दुकान में जितना पड़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। फैक्ट्री वगैरह बोलता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि मेरे पास बना बनाया इतना पड़ा है। कोई भी बिजनेस, जैसे कि सपोज अपने सामने ये चिप्स वाली जो दुकान है, इसके दुकान में 31 मार्च को जितना भी स्टॉक रहेगा ना, उसको ये क्या बोलेगा, स्टॉक इन ट्रेड। बस कोई भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके फैक्ट्री में एकदम फुल्ली फिनिश्ड पैकिंग होके भी बिस्किट पड़ा है ना, तो उसको वो बोलेगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इतना बना बनाया गुड्स हमारे पास पड़ा है। क्लियर है ये चीज? अब इस सीक्वेंस को याद करना है तुमको, तो क्या, हाँ सीरियली, ये जब फॉर्मेट आपसे पूछा जाएगा तो आपको सीरियली ये लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सपोज, ठीक है, कुछ भी होता है तो सीपीसी एक बॉडी है। सीपीसी का सिर्फ एक ही नारा है, दिन रात से उन लोग अन्ना हजारे की तरह बैठे हैं, एक ही नारा दे रहे हैं कि एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। पूरा लॉ बना है एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, ठीक है। क्या है, एक बार नारा लगा दो तो, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P for purchases of stock in trade, C for changes in inventories of finished goods, work in progress, stock in trade, ठीक है। एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस का फाइनेंस कॉस्ट, D for depreciation and amortization, O for other expenses। बस इस तरीके से आपको याद करके रखना पड़ेगा। फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड डिफरेंस बताया ना। फिनिश गुड्स वो है जो हमने इन हाउस डेवलप किया है, जो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है, उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जो हमने बना बनाया किसी और से खरीदा है और हम सेल आउट नहीं कर पाए। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड दूसरा का सामान है, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड मतलब हमने ही वो बनाया। क्लियर है? बस इतना ही आपको याद में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। आपको बस ये वाला पार्ट याद में रखना, बिकॉज इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर है? तो इतना चीज पूरा ब्रीफिंग करना, वो इनर कॉलम और आउटर कॉलम। देखो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कुछ कुछ और भी पार्ट हो सकता है। डेप्रिसिएशन के अंदर एक से ज्यादा एसेट हुआ तो इनर कैलकुलेशन में शो करके फाइनल वैल्यू आउटर कैलकुलेशन। और ये दो कॉलम नहीं बनाते हैं नॉर्मली, तो नोट नंबर में सब कुछ दिखा देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में सब चला जाता है, इनर कैलकुलेशन कोई नहीं शो करता है। इनर कैलकुलेशन कोई शो नहीं करता, कोई भी कंपनी शो नहीं करती है, वो डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। क्लियर है? सो दैट वाज बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इतना ही है जहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ा, एंड देन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट में अपन क्या करेगा, शेयर्स। पूरा कंप्लीट डिस्कशन विल बी ऑन शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, सॉरी क्या चीज, वर्क इन प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूएशन में लैंग्वेज वर्क इन प्रोग्रेस, वो एक ही साथ चल रहा है। मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल चला गया, तुमको फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है कि तुम्हारा बेसिकली चार चीज होता है बिजनेस में। एक रॉ मटेरियल, फिर उससे तुम बनाते हो और आधा अधूरा बना, देन वर्क इन प्रोग्रेस, बन के रेडी हो गया उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। और यदि तुम सारा डिमांड अपने इन हाउस प्रोडक्शन से नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे, बाहर से खरीदोगे और उसे बेचोगे ना, तो वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड। जब रॉ मटेरियल ऊपर चला गया तो बाकी बिजनेस में बचा मेरे पास क्या क्या, वर्क इन प्रोग्रेस,
फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, उसका चेंजेस इन इन्वेंटरी अपन नीचे काउंट करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।